सबसे पहला यूजफुल रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में वो है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर। तो करंट कैरिंग फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है, where a is the distance of this point from the current carrying wire, ठीक है, times sin θ1 plus sin θ2, ठीक है। तो सेमी फाइनाइट के लिए हमने इसी रिजल्ट को यूज करके सेमी फाइनाइट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा था, वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए टाइम्स साइन थीटा के इक्वल था, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन निकालने के लिए भी फिर से हम एक नया रूल निकालते हैं और वो कहलाता है, इससे पहले थोड़ा मुझे याद दिलाओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए मैंने क्या क्या बताया। मैंने बोला है कि पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखनी है तो V क्रॉस R करेंगे, लेकिन फिर पता चलता है कि V क्रॉस R से अच्छा है कि हम राइट हैंड थंब रूल यूज करें। जो भी वेलोसिटी है ना चार्ज की, उधर थंब को रखें और फिंगर्स को कर्ल करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी। पॉइंट चार्ज के लिए राइट हैंड थंब रूल से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और V क्रॉस R बियो सवाल लॉ तो है ही। बिल्कुल उसी तरह से जो भी कंक्लूजन हम पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, सेम कंक्लूजन ऑब्वियसली वैलिड होगा करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। अब इसके बाद अगला बस इतना ही बताया, पॉइंट चार्ज की वजह से और करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से हम राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी जगह पर निकाल सकते हैं। तो अब उसके बाद फर्स्ट, ठीक है, ऐसी यूजफुल बॉडी आई है जिसके लिए हमें हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है, और वो है करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, अगर इनफाइनाइट वायर है तो इनफाइनाइट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक इस तरह से होगी। राइट हैंड रूल यूज करोगे करंट की डायरेक्शन को देख करके, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अराउंड भी हर जगह पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो ये जो करंट कैरिंग वायर है ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, वो कुछ इस तरह से है, वो कुछ आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी बता सकते हो, वो बिल्कुल सर्कुलर नेचर की होंगी और एंटी क्लॉकवाइज होंगी, ठीक है। स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस होंगी और बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे वीक होते जाएंगे। यही पैटर्न ना रिपीट होगा पैरेलल प्लेन्स में। तो ये स्ट्रेट स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जो कि बिल्कुल बोर्ड के प्लेन पे के परपेंडिकुलर रखा है। उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न तुम्हें अच्छे से पता है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। एक दो क्वेश्चंस तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, मतलब सॉल्व नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस तो लिए थे। उसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक दो एग्जांपल्स मैं लेना चाहता हूँ पहले स्ट्रेट वायर के लिए। स्ट्रेट वायर के लिए ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से दो इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, अभी तक सिर्फ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने आता है, और उसी के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो लेट अस से ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो लेट अस से हम दो इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स रखने जा रहे हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और इसमें इसमें कुछ भी करंट, लेट अस से
जो वाई एक्सिस वाला वायर है उसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं। चलो पहला एग्जाम्पल, इसमें 10 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस के अलोंग भी जो करंट कैरिंग वायर, ये दोनों बिल्कुल फिक्स है, और इनमें भी, इसमें भी 10 एम्पेयर करंट हम फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, एट विच मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। कैलकुलेट करो, वो सारे पॉइंट्स पता करने हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बिल्कुल 0 हो। नहीं, ये दोनों वायर्स ना एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा गैप, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दिया गया होगा, जिसका कि इफेक्ट नेग्लिजिबल हमें एज्यूम करना है। ये दोनों सेम प्लेन में रखे गए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इनके बीच में गैप नहीं है। सॉल्व करके जरा आंसर बताओ। मुझे पता है कि तुम लोगों ने ये क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आंसर तुम लोगों को जल्दी करना है। तो मेरी आज की क्लास लेने का पर्पज है कि कल हम लोग मॉर्निंग में क्लास लेंगे, तो अच्छा खासा पार्ट कवर कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन का। तुम लोगों को ये टेंशन नहीं लेनी है कि इतनी जल्दी कैसे होगा या इतना टाइम कैसे लगेगा। तुम लोगों को जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से बस कवर करते जाना। खत्म करना तो मेरा काम है, तुम्हारा काम है कि जो पढ़ाया गया उस पर पूरा कमांड दो। ये नहीं कि पढ़ाते तो जानो सिलेबस खत्म हो रहा है लेकिन वो सुपरफिशियली समझा बहुत अच्छे से, उसके क्वेश्चंस पर कमांड नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ने सॉल्व किया? सुबह भी तुम लोगों की क्लास कैसे स्टार्ट हो गई है? शाम में नहीं है क्लास तुम्हारी उबैर? अरे कल तो रखने दो क्लास, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे तो मतलब क्लास हो ही नहीं पाती, अब तो देख रहे हो कैसे क्लास हो। सैटरडे को क्लास क्यों है तुम लोगों की? संडे को होनी चाहिए ना, कल सैटरडे है। अच्छा, सिलेबस नहीं खत्म हुआ होगा तो लास्ट लास्ट में जल्दी से सिलेबस खत्म करा के टेस्ट में तुम्हें बिठा के और उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करवा लेंगे, यही ना? एग्जाम से पहले अगर वो टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको कैसे तुम एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, मुझे तो नहीं समझ आता। तो बायो में हो सकता है लेकिन इसमें तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, सॉल्व मतलब लकीली कर लिया लेकिन वो अच्छी पढ़ाई नहीं हुई। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से यही है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करने की कोशिश करो। तुम्हें क्या लगता है कि इस प्लेन के बाहर किसी पॉइंट पे क्या कभी भी दोनों वायर्स की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकती है? देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर चुके हैं तो हर जगह विजुअलाइजेशन है, तो बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन यूज होने वाला है, तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की पिक्चर तुम्हारे दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए, और बार बार तुम्हें, ठीक है, सोचना पड़ेगा कि किधर है फील्ड की डायरेक्शन, किधर है फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, इसके बोर्ड के प्लेन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आ, बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट है ना, ओरिजिन, इसके ऊपर वाला अगर कोई पॉइंट, ओरिजिन के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस वाले की वजह से इधर होगी, ठीक है, और एक्स एक्सिस वाले की वजह से इधर होगी। ठीक है, बिल्कुल राइट टुवर्ड्स राइट होगी वाई एक्सिस वाले वायर की वजह से, ठीक है, और बिल्कुल
बिल्कुल डाउनवर्ड होगी एक्स एक्सिस की वजह से। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा किसी न किसी मतलब वो इस प्लेन में नहीं आएगी, वो किसी एंगल पर आएगी। ठीक है, जैसे अगर ये वाला जो वायर है ना, इसके ऊपर के बोर्ड के प्लेन के ऊपर, जस्ट ऊपर यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर वाई एक्सिस के लिए तो इधर आएगी, लेकिन एक्स एक्सिस वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी गेस कर सकते हो? तो बोर्ड के प्लेन में कुछ, बोर्ड के प्लेन के ऊपर आएगी एंगल पे। ठीक है, इमेजिन कर पाओ, इसकी वजह से फील्ड लाइन कुछ ऐसे है और इसकी वजह से फील्ड लाइन कुछ ऐसे है। तो हमें पूछा गया है कि वो कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सोचने के बाद पता चलेगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, ठीक है, ऐसा सिर्फ बोर्ड के प्लेन में ही पॉसिबल है। बोर्ड के प्लेन के बाहर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दोनों की वजह से मैग्नेटिक, दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाए। इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना। ठीक, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ यूं है, थोड़ा मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, ये थोड़ा तुम्हें विजुअलाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, और ये जो दूसरी वाली वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे है। थोड़ा सोच करके देखो, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए, वो पॉसिबल है बोर्ड के प्लेन में, क्योंकि बोर्ड के प्लेन में ही मतलब बोर्ड का प्लेन इन दोनों वायर्स का कॉमन प्लेन है। ठीक है, तो सिर्फ इसी प्लेन में दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है, मतलब सेम लाइन के अलोंग आ रही है। इसके अलावा ऐसा कहीं पर नहीं होगा। ठीक है, एंगल पर आएंगी। ठीक है, अब ये विजुअलाइज करना तुम्हारा काम है, मैं तो तुम्हें बता दिया कि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, मतलब वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो इन दोनों का कॉमन प्लेन यही वाला प्लेन है बस। ठीक है, तो पहले वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर, दूसरे वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन पर ही ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, हाँ हाँ, वेरी गुड सोहाना। ठीक है, मैं चाह रहा था तुम लोग जल्दी बताओ, लेकिन प्लेन के ही पॉइंट्स, प्लेन के पॉइंट पर ही ऐसा हो सकता है कि दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट। अब एक एक करके देखते हैं। पहले काम करते हैं, ये मान लो फर्स्ट वायर है, इसका नाम रखते हैं फर्स्ट वायर, दिस इज सेकेंड वायर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करते हैं, हमें पता करना है कहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड तभी 0 होगी जब पहले वायर की वजह से और दूसरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट हो, कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो क्वाड्रेंट 1 में, तो राइट हैंड रूल से हम बोलेंगे क्वाड्रेंट 1 में मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर की वजह से है, राइट हैंड रूल, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, B1। और दूसरे वायर की वजह से कैलकुलेट करते हैं, वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है। ठीक है, उसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और दूसरे दूसरे वायर की वजह से भी बाहर की तरफ। तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पे दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे वो तो कैंसिल होगी, मतलब वो तो ऐड ही होगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड इस क्वाड्रेंट में कभी भी 0 नहीं आ सकती। उसके बाद थर्ड, थर्ड में आ सकती है। ठीक है, थर्ड में आ सकती है। तो थर्ड में 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ठीक है, और 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल से अंदर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तुम देखोगे पहले की वजह से भी इनसाइड है और दूसरे की वजह से भी इनसाइड है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 ही ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होना सफिशिएंट नहीं है, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो हम याद करेंगे कि किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। मतलब इस वायर से
वायर से डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद हम सोचेंगे कि ये करंट दोनों में सेम है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करनी है फर्स्ट वायर की वजह से, चलो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट तो आ गया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब हम देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, तो फर्स्ट की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। ठीक है, और सेकेंड की वजह से, अगर सेकेंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो ये दोनों डिस्टेंसेस भी सेम होनी चाहिए। और ये दोनों डिस्टेंसेस सेम का मतलब वो पॉइंट्स कैसे होंगे, गेस कर पा रहे हो? ये दोनों वायर से सेम डिस्टेंस का मतलब वो ये सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, वो ये सारे पॉइंट्स होंगे, मतलब y इक्वल्स x पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स पर तुम दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, उनकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम हो जाएगा। ये वाली डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। ये वही लाइन है जिस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, y इक्वल्स x। ठीक है, अगर इतना नहीं करना था ना तो तुम सिर्फ सीधा ऐसे बोलते हैं कि लेट अस से कोई p पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट x y है। ठीक है, लेट अस से इस पॉइंट पर मैग्नेट, मतलब मान लेते हैं कि ऐसा पॉइंट है जिस पर कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई है, तो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड x कोऑर्डिनेट, दूसरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड y कोऑर्डिनेट, तो हम कंडीशन लगाएंगे कि B1 और B2, देखो यहाँ पे डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, हमें कंडीशन लगानी है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। पहले की वजह से क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये कितना है x, और इधर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई y। तो इससे रिलेशनशिप निकलेगी y इक्वल्स x। y इक्वल्स x का मतलब है, मतलब अगर इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी है तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है ना इक्वल होने चाहिए, और कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने का मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑफ स्लोप 1। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं था, मैंने थोड़ा आसान कर दिया, मुझे लगा कि तुम लोगों ने पहले इससे सॉल्व किया है कि नहीं। तो एक्चुअल क्वेश्चन था कि ये दूसरी वायर में 3 एम्पेयर करंट, ये 2 एम्पेयर करंट जा रहा है। अब पूछा गया है कि उन सारे पॉइंट्स का लोकस बताओ जिन पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। अच्छा गेस करके बताओ वो पॉइंट, वो लाइन y इक्वल x वाली लाइन तो नहीं होगी, है ना, क्योंकि इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर दोनों वायर से डिस्टेंस सेम है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पर ही नहीं करंट पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, डिस्टेंस और करंट दोनों। ठीक है, तो क्योंकि करंट यहाँ पे करंट ज्यादा है तो यहाँ पे 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। ठीक है, ये B1 स्ट्रांग होगा, और B2 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे करंट कम है, डिस्टेंस तो सेम है लेकिन करंट कम होने की वजह से B2 वीक होगा। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी इस y इक्वल्स x लाइन पे। मुझे बताओ कि जो मुझे ये बताओ कि ये 2 है, सॉरी, कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के लिए वो लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए, स्लोप 1 से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसमें से कौन कैसी लाइन होनी चाहिए जिस पर कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकती है? ऑब्वियसली जिस वायर में कम करंट है उसके पास पॉइंट उसके पास होना चाहिए, डिस्टेंस उससे कम होनी चाहिए, और 10 एम्पेयर से दूर होना चाहिए पॉइंट। तो ऐसा पॉइंट जो है ना वो इस तरह की लाइन पर लाई करेगा। एनीवे वो पॉइंट, वो उन पॉइंट्स का लोकस क्या होगा, तो तुम वैसे ही अभी जैसे सॉल्व किया कि पी पॉइंट एज्यूम कर लिया, एक्स वाई ले लिया, और यहाँ पे कंडीशन लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लगाओगे
यहाँ पे जो करंट है ना B1 यहाँ पे लिखोगे 10 और यहाँ पे लिखोगे 2। हाँ, तो तुम्हें पता चलेगा y इक्वल्स कितना आ रहा है x/5। ये तुम्हारा आंसर होगा। इस स्लोप 1/5 है। ये लाइन कुछ ऐसी होगी लाइन। इस लाइन के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैं उनको अभी लेना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से हर जगह पर अब मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बॉडी क्या है, तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम लिया था, स्ट्रेट वायर लिया था, उसके बाद हमने रिंग लिया था, और उसके बाद ठीक है रिंग लिया था, और रिंग के सेंटर पर तो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आती थी। ठीक है, फिर रिंग की एक्सिस पर कैलकुलेट किया था। ठीक है, वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करना चाहते हैं। स्ट्रेट वायर के बाद जो अगली बॉडी है ना, इस स्ट्रेट वायर को फोल्ड करके ऐसा सर्कल बना लिया है, और सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि इस रिंग ये जो चार्ज रिंग है ना, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम सिर्फ एक्सिस पर हमने निकाला था। इसके बाकी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला था, ये वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा काफी। ठीक है, तो हम उसी तरह से हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इस तरह के वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमारी ठीक है, हमारी मतलब हम चाहते तो ये है कि हर जगह पर कैलकुलेट करें, ठीक है, लेकिन बाकी जगह पर कैलकुलेट करना वो काफी अनसिमेट्रिक पॉइंट्स है, तो इन पे कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो एटलीस्ट हम रिंग के एक्सिस के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और एक्सिस में से भी सबसे पहले सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, इस चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती थी। रीजन क्या है? रीजन है चार्ज रेडियली अवे होता है, तो कोई भी किसी भी चार्ज एलिमेंट के ऑपोजिट वैसा चार्ज एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल। ठीक है, अब ये जो वायर है ना, इसमें हम करंट पास करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग लूप है, सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग लूप। और इस लूप के अभी हम सिर्फ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तुम लोग सोच करके बताओ कि क्या यहाँ पर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी? क्या लगता है? लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी? ठीक, तो वहां पे तो चेक करते हैं, क्योंकि ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप इस तरह से है। ठीक है, जैसे इसमें यूं करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये बहुत सारे करंट कैरिंग एलिमेंट्स का बना हुआ है। हर एक एलिमेंट की वजह से देखते हैं, तो मैं कह ये एलिमेंट जैसा यहाँ पर है ना, बिल्कुल वैसा ही एलिमेंट कुछ ऑपोजिट, मतलब इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर है, लेकिन एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो रेडियल नहीं होती है, वो उसके अराउंड इस तरह से सर्कुलर होती है। ठीक है, तो इस एलिमेंट की वजह से राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके बोलेंगे, इस एलिमेंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, जरा देख करके बताओ। इस तरह से इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड आएगी। ठीक है, इनसाइड द मैग्नेटिक, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा एलिमेंट है ना, क्योंकि लूप का सेंस सेम है, तो दूसरा एलिमेंट भी अगर लोगे तो यहाँ पे भी राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है पता है? किधर की तरफ? इसको एक काम करता हूँ, ये ऐसे करके अगर ड्रॉ किया है, तो ये जो है ना, ये ऐसे करके, तो दूसरे इस वाले एलिमेंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ना इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड ही आएगी। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, वो प्लेन में नहीं होती है, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड ही होगी। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिसके आगे वाला इसके आगे वाला, हर एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 नहीं होगी।
अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड वो नॉन जीरो होगी। कैलकुलेट करना चाहते हैं कितनी होगी, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम अब अगली नेक्स्ट बॉडी जो कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के लिए तो कैलकुलेट कर लिया, हर पॉइंट पर बता सकते हैं, लेकिन सर्कुलर लूप के लिए हर पॉइंट पर हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, लूप के सिर्फ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या तरीका होगा? वही तरीका होगा जो इससे पहले था, एलिमेंट बाय एलिमेंट सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर दो। कोई भी एक एलिमेंट रैंडमली पिक करते हैं, लेट अस से ये हमारा एलिमेंट डीएल है, इस एलिमेंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोगों को पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस, बियो सवार्ट लॉ क्या कहता है, डीएल क्रॉस आर कैप, याद है ना सबको बियो सवार्ट लॉ, ठीक है। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें डीएल वेक्टर भी चाहिए और आर वेक्टर भी चाहिए। तो यहाँ पे डीएल वेक्टर तो करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर, वो तो ये हो गया। आर वेक्टर कौन सा है? आर वेक्टर इस डीएल को ना ऐसे, ये वेक्टर आर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब था डायरेक्शन, सॉरी ध्यान कहीं और चला गया। डायरेक्शन किधर होगी, कैसे भी बता सकते हो, या तो डीएल क्रॉस आर लो या तो राइट हैंड रूल यूज करो। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। अब उसके बाद मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस लूप के किसी एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये वेक्टर इसके लिए हटा दिया, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई तो रहेगा। अब बाकी डीएल क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड, ये ऊपर वाला टर्म वेक्टर है, नीचे वाला टर्म स्केलर। बताओ इसकी रेडियस लेटर से, इसकी रेडियस स्मॉल ए है। सबसे पहले डीएल क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट में हम पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हैं, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हैं, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम लेते हैं, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ध्यान देना ये सर्कल है, सर्कल में डीएल टेंजेंट की तरफ है, और टेंजेंट और रेडियस में सर्कल की प्रॉपर्टी है एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे भी ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और इसके बाद आर स्क्वायर मतलब कि इसकी रेडियस स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर की, ठीक है। तो सर्कुलर लूप के किसी एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ ये आ रहा है डीएल, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि डीएल को हमें दूसरे वेरिएबल में करने की जरूरत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें एक ही वेरिएबल है डीएल, तो इसको अभी हमें दूसरे किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ऐसा बोलेंगे कि हर एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड करो, और फॉर्चुनेटली यहाँ पर भी हर एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पर इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बोलेंगे इंटीग्रल, मतलब एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, और मैग्नीट्यूड को ऐड करने का मतलब होगा इंटीग्रेट करना, और डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल ये डीएल वेक्टर नहीं है, अगर डीएल वेक्टर होता तो इसका इंटीग्रल क्या होता बता सकते हो, अगर ये डीएल वेक्टर होता तो
ये जीरो वेक्टर होता, ठीक। अगर इन सारे एलिमेंटल वेक्टर्स को ऐड कर देंगे तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, लेकिन यहाँ पे हमें डीएल के मैग्नीट्यूड को ऐड करना है, तो मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे तो वो वैल्यू होगी 2 पाई ए के इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू होगी 2 पाई ए। तो मैं ये थोड़ा राइटिंग बहुत खराब हो रही है इस पे, क्योंकि मैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो फाइनल वैल्यू आ रही है इसको चेक करो, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ वोड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन 2a के इक्वल, ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट सिर्फ सेंटर पर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, ठीक है। बाकी यहाँ पर कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाहर कितनी होगी वो हमें नहीं पता है, ठीक। कैलकुलेट तो कर सकते हैं, हर एलिमेंट की वैसे ऐड करो तो उसके लिए वो पॉइंट बताना पड़ेगा, उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी, ब्यूस-सवार्ट लॉ प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन अल्टीमेटली हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता सकते हैं किसी भी पॉइंट पर ब्यूस-सवार्ट लॉ को यूज करके, लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं, ऑब्वियसली उसका रिजल्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको याद रखने का क्या फायदा, ठीक। क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उससे आसान होगा कि तुम उसी टाइम में सॉल्व करो, क्योंकि वैसे इनफाइनाइट केसेस होंगे। सेंटर पर हमें याद रहना चाहिए, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट बहुत सिंपल आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ठीक है। फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ, सबसे पहली बॉडी हमारे पास इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए के इक्वल, ए का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, ठीक। और फाइनाइट का भी ऐसा ही रिजल्ट है, हाँ पाई कैंसिल हुआ ना, तो पाई कहाँ लिखा है यहाँ पे, ठीक, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a। हाँ मैं स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की वजह से बता रहा हूँ, ये जो रिजल्ट लिखा है इनफाइनाइट वायर की वजह से, तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताए, और अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनफाइनाइट वायर की वजह से कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, राइट हैंड थंब रूल यूज करके, राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद नया दूसरा रिजल्ट तुम्हारे पास आ गया है, और वो है, ठीक है, सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये ए रेडियस का सर्कुलर वायर है, इसके सामने ये पी पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी, और यहाँ सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है, और ये जो डिस्टेंस है ये है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है कितनी, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये दोनों रिजल्ट बहुत ही सिमिलर है, ठीक है, बस इसमें पाई आता है, इसमें पाई नहीं आता है, लेकिन ये रिजल्ट किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड है। रॉड के लिए हम हर जगह पर, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए केपेबल है, लेकिन रिंग के लिए हर जगह पर नहीं कैलकुलेट कर सकते, सिर्फ सेंटर पर कैलकुलेट कर सकते हैं अभी के लिए, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि, दूसरा पार्ट है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो कैसे निकालेंगे, मतलब जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये वायर की वजह से तो राइट हैंड रूल यूज करके हर बार तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी, सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली अभी जो डेरिवेशन था उसी से तुम्हें पता होगा, किसी एक एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं, चाहे राइट हैंड रूल यूज कर लें, हाँ गुड, पहले एलिमेंट वाइज, ठीक है, बाद में मैं और थोड़ा ब्रॉड सेंस में बताऊंगा लूप के लिए बाकी चीजें, लेकिन सर्कुलर लूप के सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो सर्कुलर लूप का कोई एक एलिमेंट देखो, इस एक एलिमेंट की वजह से तुम्हें राइट हैंड रूल से पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो हमें पता है कि लूप में सारे एलिमेंट की डायरेक्शन ना, तुम चाहे चेक कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आती है, तो किसी एक लूप की वजह से तुम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो, ठीक है,
और फिर तुम्हें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। अगर ये दोनों चीजें पता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमारे पास, तो ये क्वेश्चन भी तुम, ठीक है, इस तरह से मान लो जैसे क्लास में कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये क्योंकि बहुत पॉपुलर है तो ये क्लास में कराया गया होगा। इसको मैं, ये वायर कैसे जा रहा है समझ लो, ठीक है, ऐसे करके ना, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे वापस इधर, इनफाइनाइट वायर, आई करंट फ्लो कर रहा है, इसकी रेडियस ए यूनिट्स है। अच्छा ठीक है, तो इसमें फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, कैलकुलेट करो। सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने को कहा गया। ये वायर सेम प्लेन में रखी हुई है, ठीक है, और ये वायर इस तरह से जाके ऐसे लूप में सर्कुलेट होकर वापस जा रही है, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो दो टाइप की कंडीशन हो सकती है, या तो ऐसे वायर गई फिर ऐसे करके करंट निकले ऐसे जाए, ठीक है, इसमें सर्कुलर लूप में इधर करंट जाएगी, ठीक है। और एक तरीका है कि इसको हम वायर को ना इस तरह से लेके जाए, ऐसे पहले सेम सेंस में ना इसको रोटेट करते हुए आगे ले जाए, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसी कंडीशन के लिए, इसको सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास।